करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 27। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डीट डाल देंगे, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। क्या लिखा है? मुगल साम्राज्य। तो चलिए पढ़ते हैं। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। यानी जो मुग़ल थे वो ख़ुद तो कोई काम वाम करते नहीं थे, तो इनको जो पैसे आते थे, इनके घर का जो खर्चा चलता था वो कैसे चलता था? ये किसानों से जो लोन लेते थे, है ना। अब जैसे आप देख सकते हैं ना कि अगर कोई नेता होता है आजकल, तो वो अपने मतलब कुछ अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि सब बुरे हैं या सब ये अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि वो लोग हमारे देश को चलाने के काम में इतने व्यस्त रहते हैं, इतने ज़्यादा खोए रहते हैं कि किस तरह से अपने देश को चला सके, बना सके, अच्छा कर सके, जिसके बाद वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, वो अपना कोई काम नहीं कर पाते, है ना। तो इसलिए उनको क्या है, उनको सैलरी दी जाती है, क्योंकि भाई आप हमारा देश चला रहे हैं। तब उनको वो सैलरी कहाँ से मिलती है? क्या देश कमा रहा है? नहीं। तो सैलरी कैसे मिलती है? क्या हमारे टैक्स में से जो हमें सैलरी गवर्नमेंट देती है, उसमें से कुछ हिस्सा टैक्स के थ्रू काट लिया जाता है, और फिर वो टैक्स इकट्ठा होता है और वही जो बड़े गवर्नमेंट लोग होते हैं उनको उनकी सैलरी के रूप में दिया जाता है। ठीक है। तो इसी तरह से मुग़ल के जो लोग हुआ करते थे, उनको पैसे कहाँ से मिलते थे? भाई वो कैसे खर्च करेंगे? वो तो बादशाह हैं, वो तो नौकरी भी नहीं कर सकते कहीं। तो उनको जो पैसे आते थे वो कहाँ से आते थे? गरीब किसानों से वो लोग लेते थे कर के रूप में। अकबर के राजस्व मंत्री टाइडलमल ने 10 साल यानी 1570 से 80 तक की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि की भूमि में सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया था। यानी अब उन्होंने क्या करा था कि उसमें थोड़े से चेंजेस लाए थे। आगे क्या लिखते हैं देखिए। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विरोध कर सकते थे। यानी कि तो यहाँ पे अलग अलग बातें की गई हैं कि उनका वो विरोध भी कर लेते थे, यानी बहुत ताकतवर लोग भी थे। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में राजस्व निश्चित कर दिया गया था। यानी उन्होंने चेंजेस जो किए थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया था कि नकद रुपए लिए थे। यानी पहले गेहूं चावल जो उगाया जाता था वही लिया जाता था, लेकिन इन्होंने बाद में उसको एक एवरेज निकाल के पैसे लेना शुरू कर दिए। प्रति एक सूबे यानी कि एक हिस्से में राजस्व जो मंडल थे वो अलग अलग मंडलों में बांटा गया था, और प्रत्येक को हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई थी। यानी आप अगर गेहूं उगा रहे हैं तो आपका अलग है, अगर आप आटा उगा रहे हैं तो आपका अलग है, तो सब पे अलग अलग सूची बनाई गई थी। ठीक है। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। ठीक है। इससे जो ये राजस्व लिया करते थे इसको क्या कहा जाता था? जब्त कहा जाता था। अब आगे लिखा है, जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासन अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसे निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में ही संभव नहीं हो पाया। यानी कि ये सिर्फ उन जगहों पे था जहाँ पे आपके मुगल प्रशासन का हुकूमत चल रही थी। ठीक है। जहाँ पे वो उसका ख्याल रख सकते थे, अच्छा इतनी उपज हुई, इतना बिका, इतना ख़रीदा गया। और जो उनकी नज़र से हट जाता था जैसे गुजरात और बंगाल, तो वहाँ पे वो ऐसा नहीं कर पाते थे। ठीक है। तो ये हमने एक लाइन पढ़ी, अब हम दूसरी लाइन पढ़ते हैं। इसमें हमने ये तो पढ़ ही लिया था। ठीक है। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुख्य या स्थानीय ये सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। यानी खुद डायरेक्ट जाके नहीं देते थे, बल्कि उनका एक हेड बना दिया जाता था, उसके थ्रू राजस्व भेजा जाता था। समस्त माध्यमों के लिए, चाहे वो स्थानीय ग्रामीण या मुख्य हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द यानी कि जमींदार का ही प्रयोग करते थे। यानी कि कोई छोटा है या बड़ा, उनकी नज़र में सब बराबर थे। वो सबसे राजस्व यानी कि कर को वसूल करते थे। अब इसमें भी मैंने पहला वाला पढ़ लिया है कि कुछ जमींदार इतने बहादुर थे जो मुगलों के खिलाफ शोषण करने पर आवाज़ भी उठा सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगलों के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। जैसा कि आप लोग ने पढ़ा है कि ये लोग अलग अलग तरह से मिल जाते थे और मुगलों के खिलाफ ही विद्रोह शुरू कर देते थे। आगे लिखा है, 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य की स्थिति को चुनौती दी। यानी कि लास्ट में आते आते जब ये हद से बढ़ गए तो इससे मुगल साम्राज्य का जो वो था वो भी सारा नींव हिल गया। आगे क्या लिखा है अब आपका, शाहजहाँ के राजकाल का एक लघु चित्र जिसमें उसके पिता के समय के भ्रष्टाचार के बारे में दिखाया गया है। ठीक है।
तो ये उसके भ्रष्टाचार के बारे में दिखाया गया कि किस तरह से लोग लेते हैं, मारते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए, तो लेकर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखा है मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? तो क्या था इनकी आमदनी का प्रमुख साधन? चलिए आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन जो था वो किसान से मिलने वाला राजस्व था। लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुगल साम्राज्य में जमींदार की क्या भूमिका थी? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि इनकी क्या भूमिका थी। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि इन्होंने सबको, जो जिम्मेदार जो थे वो कौन थे? जिनसे ये कर वसूलते थे। ठीक है, तो समस्त लोग जो भी थे वो सारे लोग जिनसे ये कर वसूलते थे उनके लिए जिम्मेदार शब्द का ही प्रयोग किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ आपका अगला क्वेश्चन लिखा है, अकबर के राजस्व मंत्री का क्या नाम था? तो चलिए देखते हैं इसका क्या नाम था। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे कि अकबर के राजस्व मंत्री जो थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था टोडरमल। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं आसानी से कि उनका नाम था टोडरमल। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब्त शब्द से आप क्या समझते हैं? तो चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब है। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि प्रत्येक सूबे प्रांत राजस्व मंडल में बांटा गया था। प्रत्येक का हर फसल के लिए राजस्व दर को अलग अलग सूची बना के दी गई थी। ठीक है, राजस्व से प्राप्त करने वाले इस जो राजस्व प्राप्त होता था, यानी जो ये टैक्स मिलता था, इस टैक्स को क्या कहा जाता था? जब्त कहा जाता था। तो लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब्त व्यवस्था कहाँ अत्यधिक प्रचलित थी? तो चलिए देखते हैं कि कहाँ अत्यधिक प्रचलित थी। आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासन अत्यधिक यानी अपने अधिकारी को कर सकते थे, यानी भूमि उनकी निरीक्षण में थी। ठीक है, यानी जिसका वो सावधानीपूर्वक ध्यान रख सकते थे, ऐसी जगहों पे वो ज़्यादा प्रचलित थी। और गुजरात और बंगाल में वो प्रचलित नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहाँ वो ऐसा काम नहीं कर पा रहे थे। तो लिख लेंगे आप लोग। चलिए तो आज की वर्कशीट को यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।